कहते हैं कि भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, कि भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे सीटेट की परीक्षा के बारे में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पूरे भारत की। बात करें प्रकृति का कैसा प्रकोप है, कभी व्यक्ति सर्दी से परेशान है, कभी गर्मी से परेशान है। तो नेचर बदलाव है जो सारा क्या है झेलना पड़ रहा है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। शरीर में पानी की कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और कम से कम घर से बाहर निकलें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सीटेट की परीक्षा को लेकर कि जो सीटेट की जो परीक्षा है उसका जो रिजल्ट है निरंतर क्या है कम होता जा रहा है। सीटेट 2024 की बात कर रहे हैं हम। 24 परीक्षा कब होनी है आपकी? मैं और मेरी राइटिंग। ठीक है, तो परीक्षा होनी है 7 जुलाई को। मई लगभग खत्म होने की कगार पे है। अगला महीना ही बचा है केवल, ये मान के चलिए आप। 40 दिन का समय बता है ओनली सीटेट की परीक्षा में। तो 40 दिन की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे कि 40 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हो और कैसे पास हो सकते हैं। 6 टाइम 7 बार सीटेट क्वालिफाई है मेरा, वैसे तो काफ़ी सारा अनुभव है सीटेट को लेकर। तो 2023 में 24 में जो भी जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था, बहुत कम, पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर करीब 28 लाख फॉर्म भरे गए थे और उसमें से करीब 24 लाख के आसपास अपेयरिंग थे और करीब 2.5 लाख बच्चे पेपर दोनों मिला के पास हुए थे। ठीक है, 2.5 लाख का रेशियो था जो बच्चे पास हुए थे। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आंकड़ा यही था। ठीक है, तो सीटेट का जो पेपर है वो निरंतर क्या हार्ड होता जा रहा है। किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी होता था। 17-18 एडिशन हो चुके हैं, 2 बार गवर्नमेंट क्या है जो आपका सीबीएसई है इसे ऑनलाइन भी करा चुकी है, लेकिन ऑनलाइन जो है सफल नहीं रहा था। फिर दोबारा से क्या है सीबीएसई को ऑफलाइन पे ही आना पड़ा। तो परीक्षा इस टाइम कैसे हो रही है? ऑफलाइन हो रही है परीक्षा आपकी सीटेट की। और 7 जुलाई को परीक्षा होगी। तो 40 दिन की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और परीक्षा कठिन क्यों कराई जा रही है? क्योंकि जो एक शिक्षक का पद है, जो एक शिक्षक का पद है वो क्या है, कहते हैं कि जो शिक्षण कार्य है वह सभी कार्य की जननी है। तो एक शिक्षक अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। उसे क्या है अपने विषय के बारे में धैर्य होना चाहिए, अपने विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी मधुर वाणी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस, सारी चीजें होनी चाहिए और अपने विषय पे क्या है पकड़ जो है बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो गर्मी देख रहे हो आप कितनी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो क्या है विषय के बारे में अपनी क्या है बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो है कितना कठिन क्यों आ रहा है। तो रिजल्ट जो है पेपर इतना कठिन क्यों आ रहा है? पेपर कठिन इसलिए आ रहा है कि जो सरकार है, जो बोर्ड है, वो ये चाह रहा है कि जो बच्चे डीएलआर बीटीसी वगैरह जो भी डिप्लोमा वगैरह कोर्स करके आए वो एक फिल्टर होके जाएं आगे। कि अगर हम पेपर सीटेट कठिन बनाएंगे तो जो बच्चे पास होंगे वो फिल्टर वाले बच्चे होंगे, वही बच्चे आगे जा पाएंगे जो क्या है शिक्षा में बेहतर है। पढ़ा तो कोई भी सकता है, क्या आप बीए और एमए करके मास्टर डिग्री करके पढ़ा सकते हैं ना। तो बीएड किस लिए किया है कि आप बैचलर हैं एजुकेशन में। बीएड का फुल फॉर्म हुआ कि आप बैचलर हैं एजुकेशन में। जो बीएड कराई जाती है कि आप बैचलर हैं किसमें, एजुकेशन में हैं। इसलिए तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये यानी आप ट्रेनिंग करके आए हैं यहाँ पे। आप क्या है ट्रेनिंग करके आए हैं यहाँ पे। तो एक कह सकते हैं एक फिल्टर करना है सीबीएसई को, सरकार को, इसलिए वो पेपर को क्या है निरंतर कठिन बना रही है। तो अगर फिल्टर अच्छे से हो जाएगा तभी आगे की जो भर्ती आएगी तो उसमें क्या है नामांकन कर पाएंगे। तो भर्ती का तो खैर पता नहीं है, अभी देश में क्या चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, तो आपकी क्या राय है उसमें? क्या मोदी जी 400 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? खैर राजनीति करना एक विद्यार्थी को शोभा नहीं देता तो हम राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पे। ठीक है,
तो इसके बाद हम बात करेंगे, एक टॉपिक है सीटेट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं बताता हूँ 40 दिन की क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। तो 40 दिन की स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डस्टर अपना कहाँ है, डस्टर तो हो चुका है, इसके सहारा लेते हैं। तो क्या स्ट्रेटर्जी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 40 दिन की क्या स्ट्रेटर्जी रखें। तो 40 दिन के 5 सब्जेक्ट आते हैं, वो आपको पता ही होगा। CDP दोनों में आता है, 30 नंबर का, 15 नंबर का, इसमें 30 नंबर का ही आता है जो आपका CDP आता है, दोनों पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में। EVS 30 नंबर, आपका मैथ हो गया, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये भी 30 नंबर, और ये हो गया आपका इंग्लिश हो गया, ये हो गया आपका क्या बाद में क्या आपका आता है, हिंदी आता है, दोनों 30 नंबर के, ठीक है, 30 नंबर का आता है। 30 नंबर तो ये हो गए। 15 नंबर की इसमें क्या है, पेडागोजी आती है, 15 नंबर के NCERT में से पूछा जाता है। तो 15 नंबर ये आपको क्या है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन की अच्छी सी बुक हो CDP की, वहाँ से आप जो इसका सिलेबस है, जो टॉपिक हैं 10-15 टॉपिक है, वो आप कहीं से चाहे यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करें या कहीं से भी कंप्लीट करें, लेकिन उन्हें कंप्लीट कर लें। बाद में बात करूँगा मैं सीटेट का जो EVS बचता है। तो EVS के अंदर 15 नंबर जो आपके आते हैं NCERT में से आते हैं, फर्स्ट टू लेकर 5th की जो बुक है, हाथी वगैरह, फूलों की घाटी, ये वो मधुमक्खी वगैरह, उसमें से पूछा जाता है। इसके बाद मैथ बचती है। तो मैथ में भी 15 सवाल आते हैं, 8वीं तक का मैथ कर लोगे तो सफिशिएंट है, काफ़ी हो जाएगा। 15 नंबर की इसमें क्या पूछी जाती है, पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, ठीक है। 15 नंबर की इसमें भी पूछी जाती है, 15 नंबर उसमें से पूछे जाते हैं। और इसमें 15 नंबर का आपका ग्रामर होता है, 15 नंबर का आपका क्या होता है, आंसर और पैसेज होता है, सेम यही होता है आपका इसमें होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ ली, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, ताकि ग्रामर बेसिकली आप डिप्लोमा डिग्री करके आए हैं तो बेसिकली आपने पढ़ा रखा होगा या पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सबसे ज़्यादा ध्यान देना पेडागोजी पे। तो 75 नंबर की पेडागोजी यानी 4 सब्जेक्ट के 60 और 15 और ये आपकी 30 नंबर की हो चुकी है। तो करीब मान के चल सकते हैं 75 या 90 का जो रेशियो रहता है वो आपका किसका रहता है, पेडागोजी का ही रहता है, ठीक है। तो इसकी तैयारी CDP के लिए वो करें। EVS के लिए मैंने बताया आपको NCERT की बुक पढ़ लें, ऑनलाइन भी मिल जाती है, या मैंने भी ऑनलाइन पढ़ी थी 2016-17 में। तो 30 से लेकर 30वीं 4वीं 5वीं की NCERT की बुक पढ़ लें, ऑनलाइन मिल जाती है। मैथ के लिए 15 8वीं तक के सवाल के लिए जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, उनमें से जो भी सवाल आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करें। PYQ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो PYQ क्वेश्चन है इन्हें आप नज़रअंदाज ना करें और सबको अच्छे से क्या है सॉल्व करें। आपका सीटेट क्या है डेफिनेटली हो जाएगा। आप 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, सीटेट का। तो अच्छे से तैयारी करें तो आपका क्या है सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबर से पार हो जाएगा। कट ऑफ की बात करूँगा तो कट ऑफ में आपको पता होगा SC के लिए आपका कितना चाहिए, 82 चाहिए यानी 55%। ST और SC के लिए, जनरल और OBC भी साथ में, जो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%, और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% यानी 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी वाले हैं अगर वो दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे कि अभी बिहार का लफड़ा चल रहा है, तो आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपने राज्य में आपका सीटेट वैलिड होगा, दूसरे राज्य में क्योंकि आप जनरल में काउंट होंगे तो वहाँ आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो वैलिड नहीं होगा। बिहार में यही तो हुआ है कि जो TRE 1 और 2 में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए उन्हें बाहर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक गलत है, पहले से नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करते हैं एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा ही जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में 1 से 2, और अदरवाइज जिसमें पेडागोजी आती है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आने ही है। समावेशी शिक्षा, कौन सी, समावेशी, ये होगी आपकी समावेशी शिक्षा। हिंदी में क्या लेते हैं इसे, सॉरी इंग्लिश में क्या लेते हैं इसे, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले इस पर कहाँ विचार हुआ, तो सबसे पहले ना 1990 में थाईलैंड में, थाईलैंड का एक शहर था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसमें। तो उसमें क्या है एक सम्मेलन हुआ, उसमें क्या है 50 देशों ने शामिल हुए उसमें,
तो 50 देश उनमें शामिल हुए। 50 देशों ने एक निर्णय लिया कि जो शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। शिक्षा क्या है? सभी के लिए। शिक्षा सभी के लिए क्या कर देनी चाहिए? शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीची कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, या आप ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप कम सुनते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, या आप दिव्यांग हैं, या आप ये वो जाति आपकी अलग है, धर्म आपका अलग है, तो आपको क्या है? शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस सम्मेलन में ये शिक्षा निर्णय लिया गया कि जो शिक्षा है सभी के लिए क्या कर देनी चाहिए? अनिवार्य कर देनी चाहिए। 50 देश थे, जैसे कि अभी यूएनओ में जो देश हैं, उन्हें कितने देश शामिल हैं यूएनओ में? उन्हीं को देशों में, जो भी यूएनओ के देश में शामिल हैं, उन्हीं को देश का दर्जा प्राप्त है। तो कितने हैं? तो वो कमेंट करके बताएंगे कितने देश शामिल हैं यूएनओ में। ठीक है, तो 50 देश शामिल थे, उसमें निर्णय लिया गया। अब समावेशी का क्या अर्थ होता है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? सभी के लिए क्या? शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या जनरल हो। दूसरा बात करें लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, दिव्यांगता कह सकते हैं, विकलांगता कह सकते हैं, विकलांगता कह सकते हैं। दूसरा हम बात करें, ठीक है, दूसरा हम बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है किसी को अधिगम अक्षमता, अधिगम, और छोटा लिखता हूँ मैं, अधिगम अक्षमता हो, तो सभी को शामिल किया जाएगा। जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सभी को क्या है? सभी को पढ़ाया जाएगा। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके आप बाहर कर सकोगे, ये व्यक्ति दिव्यांग है हम इसे बाहर कर देते हैं, ये व्यक्ति नीची कास्ट से बिलोंग करता है। तो सभी के लिए क्या है? शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। 1990 में थाईलैंड में शामिल हुए तो सभी को क्या बताया गया था? तो शिक्षा सभी के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो ओबीसी, एसटी या कोई भी लिंग, किसी भी लिंग से संबंधित हो, कोई भी लिंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अदर कंट्रीज की बात करें तो जो तीसरा लिंग होता है उभयलिंगी, तो उन्हें भी क्या किया जाता है? साथ में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में ये नहीं है, कतराते हैं लोग। ठीक है, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, कोई भी धर्म हो, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म हो, सबसे ज़्यादा जो विविधता अगर पाई जाती है तो अपने भारत में पाई जाती है लिंग और जाति धर्म को लेकर। तो सबसे ज़्यादा धर्म है विकलांगता हो, कोई बच्चा विकलांग है, कम विकलांग है, या तो 1995 में 7 प्रकार की विकलांगता थी। लेकिन जो 2016 का जो एक्ट आया था PWD, तो PW एक्ट के अनुसार 21 प्रकार की विकलांगता थी। KVS में पूछा गया था ये, तो 21 प्रकार की विकलांगता आपको लगा देनी है। उसमें कुछ विकलांगताओं को ऐड कर दिया गया है। और विकलांग व्यक्ति उसी को माना जाता है अगर वह 40% विकलांग है। उंगली कट गई तो वो विकलांग नहीं है, हाथ कट गया, उंगली है ही नहीं, तो उसे माना जाएगा विकलांग व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें, जैसे कि व्यक्ति अखलाता है, कम देखता है, कम सुनता है, दिव्यांग है, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके कक्षा में समाविष्ट करके सभी के लिए अनिवार्य है शिक्षा। और जो समावेशी शिक्षा है वो विविधताओं पर क्या करती है? सेलिब्रेट करती है, उत्सव मनाती है। ऐसा नहीं है कि हतोत्साहित करें कि कोई बच्चा, दिव्यांग बच्चा आके बैठ गया क्लास में तो उसे हतोत्साहित किया जाए, तो हतोत्साहित नहीं करती। सभी के लिए क्या है? जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि प्रोत्साहित करना, सभी को घुल मिलकर पढ़ाना, एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा एक अच्छी चीज़ है। इससे क्या है? एक दूसरे के साथ क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी और भी अगर सीटेट की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कहीं से भी पढ़ी, लेकिन सीटेट का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है, अगर आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो करोगे तो आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए हो सीटेट संबंधित तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। NCERT पढ़ लें,
PYQ को ना छोड़ें, जितने भी 2011 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें। आपका जो सीटेट है वो 100% निकल जाएगा। पेपर सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, कहीं भी मुखर्जी नगर चले जाओ, कहीं से भी एनसीईआरटी उठा लो और एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लो, चाट मारो 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी में से तो आना है सारा, एनसीईआरटी में ही तो दिया हुआ है सारा। 12वीं से ऊपर क्या है कुछ, वो थोड़ा ग्रंथ थोड़े ना पढ़ रहे हैं आपको कोई, तो सारा एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है। लक्ष्मीकांत ले आओ यूपीएससी की तैयारी वाली जो है, तो सारा उसमें से पूछा जाता है। तो वैसी शिक्षा एक होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अभी तक के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।